नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करने वाले हैं जिनका प्रभाव सच में बेहद गहरा और स्थायी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन से ही भयंकर सामाजिक भेदभाव और कठिन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इन परेशानियों को हराया ही नहीं, बल्कि आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आज़ादी के संघर्ष और देश के संविधान की आधारशिला रखने में एक बेहतरीन भूमिका निभाई। तो चलिए समानता के शिल्पकार बनने के इस सफर को समझते हैं। उनके इस सफर को उन्हीं के शब्दों से समझना सबसे बेहतर होगा। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उनका कहना था कि वो वहां इससे बड़ी कोई और उम्मीद लेकर नहीं आए थे कि बस अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर सके। लेकिन जरा सोचिए, उनका ये शुरुआती लक्ष्य आगे चलकर पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले एक विशाल अभियान में बदल गया। इस चर्चा के दौरान हम मुख्य रूप से इन 5 विषयों पर ध्यान देंगे: जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई, आधुनिक श्रम अधिकारों पर उनका योगदान, संविधान के शिल्पकार के रूप में उनकी भूमिका, महिलाओं की समानता के प्रयास और आखिर में उनकी एक स्थायी सामाजिक विरासत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती से, जाति व्यवस्था। इसे हम सामाजिक साम्राज्यवाद या सोशल इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक बुनियादी लड़ाई कह सकते हैं। जन्म से ही उन्होंने जिस कठोर और दमनकारी जाति व्यवस्था का सामना किया था ना, उसी ने आगे चलकर उनकी इस सामाजिक क्रांति को दिशा दी। और ध्यान रहे, ये संघर्ष बिल्कुल भी आसान नहीं था। महाड़ सत्याग्रह का उदाहरण ही ले लीजिए, जो पूरे 1 दशक तक चला। 1923 में सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रस्ताव आया। 1924 में महाड़ काउंसिल ने इसे अपनाया। फिर 1927 में चावदार तालाब तक का वो ऐतिहासिक मार्च हुआ और आखिरकार 1937 में कानूनी जीत मिली, जब वो तालाब सबके लिए खोल दिया गया। ये अभियान दरख्वास्तों से आगे बढ़कर बुनियादी मानव गरिमा या ह्यूमन डिग्निटी को पाने के लिए एक सीधी और बड़े पैमाने पर की गई नागरिक कार्रवाई थी। यहाँ एक तुलना करना बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ गांधी जी का नमक सत्याग्रह था, जहां नमक पर टैक्स को लेकर बाहरी उपनिवेशवादियों या एक्सटर्नल कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लड़ाई थी, और दूसरी तरफ अंबेडकर जी का महाड़ सत्याग्रह था, जहां अपने ही देश में आंतरिक शोषण के खिलाफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष चल रहा था। दोनों ही आज़ादी के संघर्ष थे, बस उनके दायरे अलग थे। इन दोनों नेताओं के बीच एक वैचारिक अंतर भी था, जिसे निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। गांधी जी का दृष्टिकोण थोड़ा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल था। वो चाहते थे कि हिंदू ढांचे के भीतर ही सुधार लाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जी का साफ मानना था कि जाति व्यवस्था मूल रूप से ही अन्यायपूर्ण है और इसलिए इसका कंप्लीट एबोलिशन यानी पूरी तरह से खत्म होना जरूरी है। ये दोनों उस दौर के सामाजिक सुधार के विभिन्न मॉडल थे। चलिए अब आज़ादी से पहले उनके एक और जोरदार योगदान की तरफ बढ़ते हैं। 1942 से शुरू होकर वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में एक लेबर मेंबर के रूप में उन्होंने मजदूरों के आधुनिक अधिकारों के लिए ऐसी नींव रखी जो सिर्फ उनके जिंदा रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके संपूर्ण विकास से जुड़ी थी। एक छोटा सा आंकड़ा, लेकिन इसका असर कितना बड़ा था इस पर ध्यान दीजिएगा। 12 से 8 उन्होंने मजदूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर सीधे 8 घंटे कर दिए। इस नाटकीय बदलाव ने न सिर्फ औपनिवेशिक भारत को पश्चिमी देशों के ग्लोबल नॉर्म्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि बेरोजगारी जैसी समस्या को हल करने की भी गंभीर कोशिश की। और बात सिर्फ काम के घंटों की नहीं थी। उनके उस 4 साल के कार्यकाल में कुछ बेहद क्रांतिकारी सुधार आए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी मातृत्व लाभ, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, ट्रेड यूनियंस को अनिवार्य मान्यता देना और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इन कानूनों ने सच में आधुनिक भारत की सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत शक्तिशाली आधार तैयार कर दिया था। अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, संविधान के शिल्पकार के रूप में उनकी भूमिका। यही वो समय था जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए उनका आजीवन संघर्ष इस नए और आज़ाद देश के कानूनी आधार यानी लीगल बेडरॉक में बदल गया। क्या हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए ठीक 141 दिनों तक बैठक की थी? सिर्फ 141 दिन। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता और चुनौतियां थीं, वहां इतने कम समय में संविधान तैयार करना सच में उनकी असाधारण क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत का सबूत है। संविधान सभा की आखिरी बहसों में उन्होंने एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने रखा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि समानता के बिना
स्वतंत्रता अन्याय का कारण बन सकती है, जबकि स्वतंत्रता के बिना समानता सत्तावाद या ऑथोरिटेरियनिज्म ला सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ एक मजबूत सामाजिक लोकतंत्र न हो। अब जरा समझ के एक और शोषित वर्ग की बात करते हैं, महिलाएं। डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारत में ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर महिलाओं को दबाते हैं। इस ढांचे को तोड़ने के लिए उन्होंने एक मजबूत लेजिस्लेटिव पुश दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंदू कोड बिल था क्या? अक्टूबर 1948 में जब इसे संविधान सभा में पेश किया गया तो ये बेहद विवादास्पद लेकिन महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उठाया गया एक उतना ही जरूरी कदम था। इस बिल के मुख्य प्रावधान काफी रैडिकल थे। इसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार देना, गोद लेने यानी अडॉप्शन के मामले में महिलाओं को लीगल स्टेटस देना और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता देना शामिल था। भारी कट्टरपंथी विरोध के बावजूद इस बिल का प्रस्ताव इस बात का सबूत था कि वो समाज के हर वर्ग को बराबरी पर लाना चाहते थे। इसके साथ ही हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक स्थायी सामाजिक विरासत और उनकी आखिरी वैचारिक लड़ाइयाँ। उन्होंने कभी किसी चीज से समझौता नहीं किया और आखिरकार उनका कैबिनेट से इस्तीफा देना उन्हीं अटूट नैतिकताओं का नतीजा था। उनके आखिरी कुछ साल काफी उथल-पुथल वाले रहे। अक्टूबर 1948 में हिंदू कोड बिल पेश किया गया, फिर नवंबर 1949 में संविधान पर उनका वो ऐतिहासिक भाषण आया और आखिरकार 27 सितंबर 1951 को उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। उन्होंने इस बात को साबित किया कि उनके नैतिक सिद्धांत और सामाजिक सुधार किसी भी सरकारी पद से कहीं बड़े थे। अगर हम उनकी मशहूर किताब द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की प्रस्तावना को देखें तो ये अपने आप में भाषा और तर्क के जरिए सामाजिक रूढ़िवादिता को एक सीधी और साहसी चुनौती है। ये उनके लगातार लड़ते रहने वाले वैचारिक लचीलेपन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका एक और सबसे बड़ा कदम उनके इन शब्दों में झलकता है जब उन्होंने कहा, संघर्ष आपका है, मैंने अब हिंदू फोल्ड छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बुद्धा की यात्रा को एक ऐसी सामाजिक सुधार श्रृंखला के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जिसका लक्ष्य सदियों से दबे कुचले समुदायों को आज़ादी दिलाना था। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में एक समान समाज का जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, वो किस तरह हमारी संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लगातार बचाए रखने पर निर्भर करता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी विरासत सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी न्याय का एक जीवित ढांचा है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नया और गहरा समझने को मिला होगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।